किस नंबर 58। वो चला गया? सलमा बेगम ने आते ही पूछा। हाँ, इतनी जल्दी? वो मायसा को ताज्जुब हुआ। सिर्फ 4 मिनट बैठा था, फिर फौरन चला गया। उससे खड़ी की जानिब देखते जवाब दिया। वो अभी भी किसी उलझन का शिकार थी। तो तुमने क्या सोचा? सलमा बेगम ने दोबारा पूछा। ईमान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खाली खाली नजरों से उन्हें देखती रही और फिर उससे अगला पूरा महीना कोई जवाब नहीं दिया था। हार ने पूरा महीना उसे डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि किसी ने भी नहीं किया था। वो सब उसकी हाँ के इंतजार में थे और फिर जैसे ही उससे हाँ कहा था, फिजा में चारों जाने खुशबू फैल गई थी, खुशियों की खुशबू। 2 हफ्ते बाद निकाह था। हाथ की ख्वाहिश थी कि निकाह सादगी से हो, लेकिन सलमा बेगम फिर भी अपनी तरफ से तैयारियां कर रही थी। हुमायसा उसे खामोश देखती तो फौरन बोलती, अब हाँ करके मुकर मत जाना। और ईमान बस मुस्कुरा दी थी। उसके पाँव का प्लस्तर भी उतरने वाला था। हाथ उससे किसी तरह के मैसेजेस या कॉल नहीं करता था अब। शायद वो कहीं बहुत ज़्यादा मसरूफ था। वो घर में रह रहकर उकता गई थी। उसका दिल था कि वो अस्पताल जाकर देखा है कि वहाँ क्या चल रहा था, और इसीलिए उसे अस्पताल के ओनर को, जो डायरेक्टर भी था, फ़ोन मिलाया। अस्सलाम वालेकुम डायरेक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो ईमान? मैं ठीक हूँ। मेरा दिल कर रहा था अस्पताल आने को, सोचा एक बार चक्कर लगा लूँ। अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। सॉरी, वो वाकई नहीं समझी थी। आपके साथ अस्पताल ने अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है। आपको किसी ने अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया। हमें अब आपकी ज़रूरत नहीं है। और वो बस बैठी रह गई, कोई जवाब नहीं बन पाया। डायरेक्टर मजीद कुछ कह रहा था और फिर फ़ोन बंद हो गया। ज़रूरत नहीं है? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। क्या उन्हें कोई और हीलर मिल गया है, या मैं अब इस काबिल नहीं रही? कितना मुश्किल था ना खुद को फिर से गिरते देखना, उन जगहों को छोड़ना जिनसे आपका सब कुछ जुड़ा हो। वो रोना चाहती थी पर आंसू जैसे खुश्क हो गए थे। उससे बस एक गहरा सांस लिया और अल्लाह पर छोड़ दिया। बरखुदार, निकाह करने के बाद बता देते। अभी भी क्या ज़रूरत है बताने की? सईद जबील ने उसके निकाह की खबर सुनते ही कहा था। नहीं, पहले बता रहा हूँ, आखिर को दादा हैं आप मेरे। वो खुश था। लड़की कौन है? किस खानदान से है? बाप कौन है? इज़ दिस मैटर? उससे सवाल किया। अपनी अंग्रेज़ी बाहर झाड़ा करो। मुझे साफ साफ लफ्ज़ों में जवाब दो। सईद जबील साहब भड़के तो आदमी मुस्कुरा कर कान खुजाया। वो सामने नहीं थे, वरना एक दो चढ़ देते। अच्छा तो फिर सुने। वो फौरन संजीदा हुआ। हाथ जबील की होने वाली वाइफ है। और कोई तारुफ चाहिए आपको? मैं रिश्ता लेकर नहीं जाऊंगा। तुमने मेरा कहा नहीं माना। वो गुस्सा थे, अभी तक के हाथ ने दाइमा को इनकार किया था। रिश्ता हो चुका है, लेकिन निकाह पर मैं आपको उठा कर ले आऊंगा। वो भी उन्हीं का पोता था। धमकी दे रहे हो मुझे? खुलेआम। वैसे मुझे ये काम उसी दिन कर लेना चाहिए था जब आपने मेरे अकाउंट फ्रीज करवाए थे। वो मुस्कुराया। अभी मुस्कुराहट यूं ही उसके चेहरे का हाथ किए रखती थी। मैं मीडिया पर बयान दूंगा कि मेरी जान को खतरा है। आपने अगर मीडिया पर यह बयान नहीं दिया होता कि मैं हाथ जबील आपका पोता हूं, तो शायद वो आपकी बात को सीरियस ले लेते। तो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। वो अभी तक अपनी अकड़ में थे। मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूँ। मैं आपको उठा कर ले आऊँगा। और आप जानते हैं मुझे सईद हैदर जबील साहब को उठाने में ज़रा देर नहीं लगेगी। पूरे बाप पर गए हो। वो अब जैसे हार मान रहे थे। पूरा आप पर गया हूँ। और सईद जबील सिरे लब मुस्कुरा दिए। ठीक है, सोच कर बताऊँगा। हाँ हाँ, सोच लें। लेकिन निकाह से पहले तशरीफ़ ले आइएगा, क्योंकि वो आप पढ़ाएंगे। क्या मैं? क्यों? आप नहीं पढ़ा सकते? अल्लाह ने मना किया है आपको? सईद जबील के पास तो अल्फाज ही नहीं बचे थे। आंखों में नमी उमड़ आई थी। इतना बड़ा रुतबा देने जा रहा था वो उन्हें। उन्हें अपने चारों पोतों में से ये सबसे अजीज था, जिससे हमेशा उनकी बात मानी थी। वो उन्हें हमेशा हर शाम की याद दिलाता था, रिश्तों की हिफाजत करने वाला, जिससे अकेले सब संभाला था और कभी कोई शिकवा नहीं किया था। तो आप सच में शादी कर रहे हैं? खबर सुनते ही साथ ने फोन किया था। शादी नकली भी होती है क्या? उससे उल्टा सवाल किया। नहीं, मेरा मतलब वो पिछली बार अस्पताल में। वो बात अधूरी छोड़ गया। तो खुद आकर देख लेना ना कि निकाह हो रहा है या नहीं। दाइमा का क्या? उससे हिचकिचाते पूछा था। हाथ से लब मुस्कुराया। तुम हो ना? जी जी। साथ की तो आंखें उबल आई थी। हाथ स्क्रीन की तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन जानता था इस वक्त साथ के क्या तासुरात थे। वो कैसे भूल गया था? वो हाथ की निगाहों से कुछ नहीं छुपा सकता था। मैं दादाजी से बात करूंगा। तुम जबील खानदान की लड़की के लिए एक बेहतरीन इंसान हो। मुझे उम्मीद है जल्द या बदेर वो मान जाएंगे। साथ तो साकित बैठा रह गया था। तो कब आ रहे हो तुम? वो उसे खामोश बैठे देखकर पूछने लगा। आप कहते हैं तो आज ही आ जाता हूँ। वो मुस्कुराया। चलो मैं बताता हूँ, लेकिन तुम थोड़ा ध्यान रखना यह खबर मीडिया तक न जाए।
उससे साथ को ताकीद की थी, जिसे समझते हुए सर अस्वात में हिला दिया था। वो खुश था क्योंकि हाथ खुश था। ये निकाह से 3 दिन पहले की बात थी। वो एकेडमी जाना चाहती थी। क्या मैं एकेडमी आ सकती हूँ? उसे हाथ को कॉल नहीं की, ये नहीं कहा कि उसका दिल कर रहा था। उसे डर था कहीं वो भी अस्पताल वालों की तरह उसे वहाँ से निकाल ना दे। ये कोई पूछने की बात है? और फिर अगले 1 घंटे वो हुमायसा के साथ उसकी गाड़ी में एकेडमी जा रही थी। कई दिनों बाद घर से निकली थी। व्हीलचेयर को लिफ्ट से लाना और फिर उसे गाड़ी में बिठाना ये आसान नहीं था, पर वो एक बार जाना चाहती थी, उसे जीना चाहती थी। आज मौसम खुशगवार था। सर्दी पहले जैसी शदीद नहीं थी, लेकिन ठंडी हवाएं चल रही थीं। उसे बाहर निकलकर जैसे जन्नत का एहसास हुआ। जैसे ही उसने एकेडमी को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो खुद उसकी व्हीलचेयर पकड़े अंदर लाया था। स्टूडेंट्स उसे देखते ही उसकी जानिब भागे थे और उन सब से मिलकर ईमान को अपने अंदर जिंदगी थोड़ी महसूस हुई थी। उसे अब ये सब अपना हिस्सा लगता था, अपने वजूद का हिस्सा, जिसे अगर काट कर उससे अलग कर दिया जाता तो उसके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता। वो कितनी देर उनसे बातें करती रही और फिर वो अपने पसंदीदा दरख्त के नीचे बैठ गई। इन 3 महीनों में काफ़ी तब्दीली आई थी। एकेडमी की पूरी इमारत सब्ज बेलों से ढकी थी। खिड़कियों के अतराफ में बेलें लटक रही थीं। उसे ये नज़ारा अच्छा लगा था। ठंडी हवा से पत्ते पेड़ शाहों से झूम रहे थे। ग्राउंड में अब काफ़ी जगह पर बैठने के लिए लकड़ी के बेंच नजर आ रहे थे। इन 3 महीनों में काफ़ी काम हुआ था। वो खुद हीलर थी, पर उसे जो चीज़ हील करती थी वो नेचर थी। वो आंखें बंद करके अपने अंदर उस एनर्जी को उतारती रही। उसे लगा जैसे वो तंदुरुस्त हो रही है, जैसे सहम मनमैल हो रहे हों, जैसे हवा उससे कह रही हो, उठो, अब उठ भी जाओ। उससे आंखें खोली तो सामने हाथ को देखा। उसे कॉफ़ी पसंद थी और शायद उसे ये रंग भी बहुत पसंद था। वो इस वक्त सफ़ेद लूज पैंट, सफ़ेद टी शर्ट और कॉफ़ी रंग की जैकेट पहने हुए था। वो उससे कुछ फासले पर खड़ा था। उसके इर्द गिर्द स्टूडेंट से वो दोनों हाथों को उठाते हुए उन्हें कुछ समझा रहा था। उसके बाल उड़ रहे थे। वो उससे देखती गई। इस शख्स से 2 दिन बाद उसका निकाह था। कितना मुकम्मल लग रहा था वो, और वो अभी तक ठीक भी नहीं हुई। फिर भी उसने कितने खुले दिल से उसे कबूल किया था। आखिर क्यों? ये सवाल था जो अभी तक उससे चुभता था। वो कुछ देर उसे देखती रही। शायद हाथ को भी महसूस हो चुका था। उससे झोंक कर ईमान को देखा, जो फौरन गोद में रखी किताब की तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। वो मुस्कुराया और फिर से बोलना शुरू किया। वो कुछ देर पढ़ती रही और फिर उसे सुकून महसूस हुआ तो किताब वापस रखकर चेयर से टेक लगाई और आंखें मूंद ली। वो सोना चाहती थी और कुछ देर बाद वो वाकई गुनूदगी में चली गई थी। उसका जहन भूल भुलैयों में भटकने लगा था। 3 दिन पहले, ये 3 दिन पहले की बात थी जब उसे उसकी डर्माटोलॉजिस्ट की कॉल आई थी, डॉक्टर मिन्हा की। मैं जानती हूँ अब तुम एक हीलर बन चुकी हो, और देखो आज एक डॉक्टर को भी तुम्हारी ज़रूरत है। आज एक डॉक्टर तुम्हारे पास आई है अपनी उलझने लेकर। वो हैरान थी। मुझे मोहब्बत हो गई है ईमान, और वो भी ऐसे शख्स से जो मेरी दस्तरस से बाहर है। वो उसे खामोशी से सुनती गई। ऐसा क्यों होता है? हम मोहब्बत से भागने वालों को वही शख्स क्यों पसंद आता है जो किस्मत में ना हो? वो काफ़ी बिखरी बिखरी लग रही थी, वरना ईमान ने उसको हमेशा हंस से मुस्कुराते देखा था। वो बहुत खूबसूरत थी और जब मुस्कुराती थी मज़ीद हसीन लगती थी, लेकिन इस वक्त मोहब्बत की लपेट में थी। खुद सा मोहब्बत जो सारी दीवारें तोड़कर अपना आप मनवा लेती है। मोहब्बत ऐसा जज्बा है जिस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। उसके होने पर, उसके ना होने पर कभी कभी हम अपनी सारी कुफ्तें लगाकर भी किसी एक शख्स के लिए अपने दिल में जगह पैदा नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी कोई शख्स ना चाहने के बावजूद भी सारी खिड़कियां दरवाजे तोड़कर हमारे दिल पर परचुमान हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सबर, अल्लाह पर भरोसा। मीना ने हैरत से उसे देखा। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास आकर रहेगा, फिर चाहे तुम या वो कितने ही नगर क्यों ना भटक लो। और जो नहीं है वो रियासतों से भी नहीं मिलेगा। कभी तुम्हें मोहब्बत हुई है? सवाल ऐसा था कि ईमान मुस्कुरा दी। अगर किसी को देखकर देखते रहने को मोहब्बत कहते हैं तो मुझे हुई है। अगर पाबंद हो जाने को मोहब्बत कहते हैं, जो तुम्हें किसी और का ना होने दे, फिर यकीनन मुझे हुई है। फिर तुमने क्या किया? वो अब हैरान नजरों से उसे देख रही थी। सब्र किया, पाने की ख्वाहिश नहीं की। कुछ मोहब्बतें पा लेने की ख्वाहिश से परे होती हैं। तो क्या मिला सब्र करके? वो जानना चाहती थी कि उस हीलर को उसकी मोहब्बत मिली या नहीं।
फिर वो मोहब्बत उछल कर मेरे पास आई और घुटने टेक कर कहा कि उसे मेरी ज़रूरत है। मीना ने उसके चेहरे पर अजीब से रंगों को फूटते देखा था और सफ़ेद रंग सबसे गहरा था। क्या सब्र मौत से लाता है तो अक्कल लाता है। वो मुस्कुराई। अल्लाह पर भरोसा रखो और खुद को गिरने मत दो। और फिर मीना ने महसूस किया था कि अल्लाह ने वाकई उसे हीलर बनाया था। वो जख्म भरना जानती थी। आपी, आपी, कोई उसे बुला रहा था। ईमान ने आंखें खोली तो हुमायसा उस पर झुकी हुई थी। वो कुर्सी पर बैठे बैठे सो गई थी। कोई आपसे मिलने आया है, हुमायसा ने बताया तो ईमान ने हाथ से अपनी आंखों को मसला। उससे जो भी मिलने आया था वो उसके पीछे खड़ा था। हुमायसा ने उसकी चेयर पकड़कर घुमाई और जैसे ही ईमान की नज़र सामने खड़े शख्स पर पड़ी वो हैरान रह गई। अद अधम। और कुछ फासले पर खड़े अधम के तासुरात भी मुख्तलिफ नहीं थे। वो मिन्हा के कहने पर यहाँ आया था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो एक बार हीलर से ज़रूर मिले। वो उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था, इससे आ गया। वो अस्पताल गया था लेकिन वहाँ से उसे पता चला कि वो अब यहाँ काम नहीं करती। वहाँ मौजूद ईमान की एक खैरख्वाह ने उसे एकेडमी का पता दिया था। उस एकेडमी का ऑनर हाथ जबील था। उसे इंटरनेट से पता चला था और उससे ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिस हीलर के बारे में मिन्हा उससे बताती थी वो और कोई नहीं बल्कि ईमान ही थी। हाय। वो उससे देखकर बोला। मुस्कुराना चाहता था पर मुस्कुरा नहीं पाया। रोना चाहता था, रो नहीं पाया। शायद 3 साल होने वाले थे उससे बात किए, उससे दूर हुए, उससे दूर किए और ये 3 साल उससे कैसे गुजारे थे ये सिर्फ वो ही जानता था। ईमान खामोशी से देखती रही। पिछली बार वो उससे पागल खाने में मिली थी और इस बार व्हील चेयर पर। फिर भी वो हीलर कहलाई। आखिर क्या था उस लड़की में। वो आगे होते लकड़ी के बेंच पर बैठ गया था। मैं अदम हूँ। लोग मुझे मासील कहते हैं, एक बुत साज। मैं अपने स्टूडियो गया था। मैंने अपने मुजस्मों को तोड़ने की कोशिश की लेकिन मैं तोड़ नहीं पाया। मैं उन बुतों को नहीं तोड़ पाया। वो अब किसी गहमराए नुक्ते पर नसें जमाए बता रहा था। हम में से हर शख्स मासील है। हर शख्स बुत बनाता है अपनी तवक्कुआत के, मयार के, तरजीहात के, अपनी पसंद, मनपसंद और नापसंद के। और उन बुतों को तोड़ना खुद को तोड़ने के मुतरादिफ होता है। वो भी उसे नहीं देख रही थी। आदम ने चौंक कर उसे देखा। उन बुतों को तोड़ना लाजमी है। इससे पहले कि ये हमें तोड़े उन्हें तोड़ देना चाहिए। और मोहब्बत, उसका क्या? वो भी तो तोड़ देती है हमें। वो उसके चेहरे पर नसें जमाए बोला था। ये वो एमा नहीं थी जिससे वो जानता था। 3 सालों ने उसे भी बदल दिया था। मोहब्बत नहीं, मोहब्बत में बनाए जाने वाले तवक्कुआत के बुत हमें तोड़ डालते हैं। लेकिन मैंने तो ऐसी तो कोई तवक्कुआत नहीं रखी थी, फिर मुझे क्यों तोड़ा गया? वो शिकवा करना थे। उससे अपने सारे जवाब चाहिए थे। क्या आपको यकीन है कि मोहब्बत ने तोड़ा था आपको? ईमान ने इस बार उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा था। अधम नस से झुका गया। वो समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रही थी। मैं आज भी उस मोहब्बत को दिल से निकाल नहीं पाया हूँ। आपने कोशिश नहीं की होगी। आपने उस सर से निकलना नहीं चाहा। आपने लड़ाई जारी रखी। आपने लड़ाई खत्म करने की कोशिश की होती तो मोहब्बत खुद ब खुद आपको आज़ाद कर देती। मैं भटक रहा हूँ। वो गहरे शब्द से बोला था। गहरी सुरमाई आंखों में मलाल था। उसे ईमान की ये हालत देखकर दुख हुआ था। अगर उस दिन उसे ना झटकता, उस दिन उस पर यकीन कर लेता तो शायद ये सब ना होता। अगर वो उसकी माँ को उसके किरदार के बारे में गलत बातें ना सुनाता तो शायद कहानी अलग होती। पर उससे सब्र नहीं किया था। मोहब्बत में तो सब्र लाजिम है। भटकने से बेहतर है मंजिल ढूंढे। कुछ लोगों को उनकी मंजिल आसानी से मिल जाती है और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं, बुतसाज। अपने बुत सीने में सजाए भटकते रहते हैं। हम लोगों की मंजिलें इतनी आसान नहीं होती। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आप मंजिल की नीयत से निकले और वो आपको ना मिले। उसके पास अदम की हर बात का जवाब था। वो उससे देखे क्या। इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे एमा कहकर पुकारता। आंखें जलने लगी थीं। मैं आज भी उसकी ख्वाहिश को दिल से नहीं निकाल पाया हूँ। आज भी चाहता हूँ वो अपनी ज़िंदगी में से सिर्फ एक दिन मुझे दे दे। मैं उसके साथ घूमना फिरना चाहता हूँ। मैं उसके साथ अपनी फेवरेट मूवी देखने जाना चाहता हूँ, डिनर करना चाहता हूँ और फिर रात को मैं उससे उसकी राइटिंग के बारे में सुनना चाहता हूँ। और जब वो सो जाए तो बस उसे सोते हुए देखना चाहता हूँ। क्या ये बहुत ज़्यादा है? ईमान ने सर झुका लिया। वो भी सबके कड़े मराहिल से गुजर रही थी। कुछ ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती तो उन्हें दिल से निकाल देना बेहतर है। वो कितनी जालिम थी, कितनी आसानी से कह दिया था। मैंने तुमसे मोहब्बत की है ईमान।
जज्बों की शिद्दत को लफ्ज़ों में बयान करने को मोहब्बत नहीं कहते मिस्टर अदम जबील। मोहब्बत वो होती है जो आपके अंधेरों में आपके साथ हो, जब आपके खूनी रिश्ते तक आपका साथ छोड़ जाए। और आप मेरे अंधेरों में मेरे साथ नहीं थे। वो उसे ही देख रही थी, जख्मी आंखें लिए। उस शख्स ने अपनी ही मोहब्बत के किरदार पर उंगली उठाई थी, तो वो उसे कैसे मिल जाती। सच तो ये है कि आपको मोहब्बत नहीं, मोहब्बत में की जाने वाली बेवफाई भटकने पर मजबूर करती है। आपका ज़मीर आपको मोहब्बत की नहीं, बेवफाई की याद दिलाता है। तो उसकी सजा कब खत्म होगी? वो बेचैनी से बोला, जब आप करना चाहें, जब आप समझ लें कि ज़िंदगी में हमें सब कुछ हासिल नहीं हो सकता। मैं थक गया हूँ। वो बेबसी से बोला था। वो कानों के गिर्द मफलर लपेटे हुए था और उससे घने बाल पीछे की जानिब सेट थे। कुदरत के खिलाफ जाएंगे तो थक जाएंगे। मुझे ऐसा लगने लगा है कि कुदरत मुझसे बातें करने लगी है। इस बार झोंकने की बारी ईमान की थी। तेज हवा का झोंका आया और पत्ते उड़ने लगे थे। इस वक्त ईमान के दिल की हालत अजीब सी थी। मैं वो समात कहाँ से लाऊं जो उसे सुन सके? गौतम बुद्ध पसंद था ना आपको, तो आप उसी की तरह सफ़र पर क्यों नहीं निकलते हैं? उस मुकाम पर जाएं जहां आपको लगे आप उसे सुन पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। कायनात आपके इंतज़ार में है। वो सर झुकाए सुनता रहा और शायद वो फैसला भी कर चुका था कि अब उसे क्या करना था। क्या कभी तुम्हें मासील याद नहीं आया? वो माजी था, और जब परिंदा आज़ाद हो जाए तो पीछे बची बकियात के लिए वापस पिंजरे में नहीं जाता। खामोशी फिर से छा गई, साए साए करती। हवा उनके पास से गुजर रही थी। उससे हाथ को देखा। वो हाथ में कॉफ़ी के 2 कप उठाए अब गेट की जानी बढ़ रहा था और फिर गेट से कुछ फासले पर रख के बेंच पर बैठ चुका था। उससे ईमान को हाथ हिलाकर हाय किया। वो होली से मुस्कुरा दी। एक आखिरी बात पूछूं? उसे सर उठाया। जी, जी ज़रूर। वो मुस्कुराई। उसके अंदाज में इत्मीनान था और ये हाथ को देखकर उभर आया था। कभी तुमने मुझसे मोहब्बत की है? एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए सही, की है? वो क्या सुनना चाहता था ईमान जानती थी। पूरा मासी एक पल में ही किसी फिल्म की तरह उसके सामने घूम गया था। मोहब्बत ऐसे पेड़ों पर नहीं उतरती जिसकी शाखों पर खौफ का बसेरा हो। वो जब उसके साथ थी उसे हमेशा अनजाना खौफ घेरे रखता था। अल्लाह का खौफ, इक्रिस बनने का खौफ, स्याह हो जाने का खौफ। और वो शख्स कभी उसका खौफ दूर नहीं कर पाया था। ऐसे में मोहब्बत कैसे जन्म लेती। उससे गहरा सांस लिया और फिर उठ खड़ा हुआ। मुझे अब जाना होगा। उससे कहा और गेट की जानिब कदम बढ़ाए। मिस्टर मासील। उससे काफ़ी अरसे बाद उसे मासील को पुकारा था। आप अब मेरी दुआओं में शामिल हैं। मुझे उम्मीद है इस बार आपको मंजिल मिल जाएगी। और अदम का दिल बेख्तियार कुड़लाया था। तो ये वजह थी जो उसे कुदरत उससे बातें करती महसूस होती थी। उससे एक नज़र ईमान को देखा। उसके चेहरे पर सुकून था और एक धीमी मुस्कान। आज अदम ने इतराफ़ किया था कि वो लड़की वाकई हीलर थी। उसका कुदरत से गहरा ताल्लुक था। फिर वो भी मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। उसका रुख अब हाथ की जानिब था जो अपने बालों में हाथ फेरता कॉफ़ी पी रहा था और फिर अदम को अपनी जानिब आते देखकर खड़ा हो गया। हाथ जबील। ये उसका वो कज़न था जिससे बचपन में बहुत कुछ सहा था। उसे याद था जब उसे पाकिस्तान लाया गया था। वो उसे अजीब लगता था लेकिन उससे कभी हाथ में दिलचस्पी नहीं ली। अदम उससे 2 कदम के फासले पर आकर खड़ा हो गया। हाथ जबील, वो हाथ लड़का जिससे बहुत कुछ सहा। वो उसके सामने खड़ा था। दोनों का कद एक जितना था। दोनों को अपनी अलग शख्सियत थी। एक बुत साथ साथ और दूसरा पुरशिकन। मिस्टर ग्रे, वो मास्टरमाइंड जिससे सबकी कहानियों को बदला था। सबको सहना पड़ता है। वो पेंट की जेबों में हाथ डाले खड़ा था। तो वो तुम थे जो खुदा के अलावा मेरे और ईमान के दरमियान रहे। तुम हमेशा से थे। वो हाथ के चेहरे पर गहरी नसें जमाए कह रहा था। हाथ होले से मुस्कुराया। ब्रो, यू आर द बेस्ट विलन। तुम मेरी कहानी के सबसे बेहतरीन विलन हो। और विलन दूसरों के लिए अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ा करते। उसी के अंदाज से बोला था। अदम ने सिर्फ अंधेरा देखा था और हाथ जबील ने अंधेरा, उजाला और मौत सबको करीब से देखा था। तुम सिर्फ इससे जीते कि उसने तुम्हें चुना, और तुम सिर्फ इसलिए हारे कि तुमने उसे और उसके खुदा को छोड़ दिया। वो दोनों आमने सामने खड़े थे। दोनों के बाल हवा से उड़ रहे थे। दोनों का मौजू एक ही था। मैं सिर्फ उसे एक बार छूना चाहता हूँ, उसे महसूस करना चाहता हूँ। अदम ने गहरी संजीदगी से कहा और हाथ दोनों के दरमियान मौजूद 2 कदम का फासला खत्म करते उसके करीब हुआ। टच हर एंड आई विल डिस्ट्रॉय योर होल एग्जिस्टेंस।
वो उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ा था। एक की आंखें गहरी सुरमाई थीं, जो कभी कभी स्याह का शेड देती थीं, जबकि दूसरे की चमकती ग्रे, जो सामने वाले को बर्फ बनाने की सलाहियत रखती थीं। चंद लम्हे खामोशी ही गुजरे और फिर अदम एक कदम पीछे हटते, चेहरा नीचे झुकाकर हंसियाँ वह आसमान की जानिब देख रहा था और शायद यही सुनना चाहता था जो हाथ ने कहा था। ये कॉफ़ी मेरे लिए है। वो अब बेंच पर बैठ गया था और कॉफ़ी का कप उठाए मुंह से लगाया। नाइस। वो होले से बोला, जबकि हाथ भी उसके साथ बैठा। एक बात बताओ। वो दोनों विमान को देख रहे थे, जो हमाइसा के लाए हुए सख्त पत्तों को अपनी शॉल से साफ करती किताब में रख रही थी। वो दोनों एक साथ हमेशा खुश रहती थी। सिर्फ वही क्यों? क्योंकि वो मुझे मेरी औकात में रखती है। वो मेरा रिमाइंडर है। उसे देखकर मुझे याद रहता है कि मुझे इस ज़मीन पर रहना है, मुझे शैतान नहीं बनना। ईमान के अल्फाज आज भी उसे पूरी जज्सियात से याद थे। ऐसी दुनिया सिर्फ तुम बना सकते हो। वो अंदर से अकेडमी देख चुका था और वहाँ होते सेशंस भी वो हाथ से मुतासिर हुआ था। कब है शादी? बिलाखिर उससे पूछ ही लिया। परसों। हाथ के जवाब पर अदम ने अपने दिल को डूबते हुए पाया था, पर यही सच था। और जब इंसान सच की जानिब पहला कदम बढ़ाता है, तब बहुत कुछ आसान हो जाता है। लकी हो। ऑफ कोर्स। वो मुस्कुराया। तुम रुकोगे नहीं? नहीं, मेरा सफ़र शुरू हो चुका है। मैं अब रुक नहीं सकता। अदम ने होली से जवाब दिया। वो कुछ देर मजीद बैठा रहा और फिर चाहते हुए दोनों गले मिले थे। वो नहीं जानते थे दोबारा मिल पाते या नहीं। और फिर ईमान ने अदम को गेट से निकलते देखा था। उससे रुखसत करके वो सीधा ईमान के पास आया था। हुमायूं उठकर चली गई थी। वो उसके पास आकर बेंच पर बैठ गया। उसका सफ़र शुरू हो चुका है। जानती हूँ, जब कायनात आपसे मुखातिब होने लगे फिर आप बच नहीं सकते। वो होली से मुस्कुराई। परेशान हो किसी बात को लेकर? आपने पूछा। नहीं तो। वो उसे बता नहीं पाई कि डायरेक्टर ने उसे अस्पताल से निकाल दिया था। उसे अस्पताल वालों ने छोड़ दिया था। हमेशा से सब उसे छोड़ते आए थे। अपनाने वाला तो सिर्फ वही आया था। गुड। परेशान होना भी नहीं। वो बस उसे देखकर मुस्कुराई, फिर वो उठकर जेबों में हाथ डालकर अंदर जाने लगा। एक बात पूछूं? उससे पुकारा। हाथ रुका और पलट कर उसे देखा। ईमान ने कुछ लबों पर जुबान फेरी। आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? वो उसे देख रही थी। हाथ ने उसकी बात सुनी और फिर कंधे उचकाकर वापस पलट गया। वो उसे देख रही थी, धड़कते दिल के साथ। वो जेबों में हाथ डाले उससे दूर हो रहा था, बिना जवाब दिए। ईमान को अपना दिल डूबता महसूस हो। आंखों में बेख्तियार नमी उभर आई। वो रुका, पलटा और उसे देखा। भूरे रंग की जैकेट में चश्मे लगाए वो कितना प्यारा लग रहा था। दोनों हाथ अभी अभी पेंट की जेबों में थे। उससे गर्दन को थोड़ा सा बाएं जानिब झुकाया और जैसे ईमान को फोकस किया, तेज हवा का झोंका आया और उसके बाल माथे पर आ गिरे। और फिर उसे होले से अपनी गर्दन को ना महलाया। वो उसे कभी नहीं छोड़ने वाला था। कभी नहीं। वो जोर से चिल्लाया और ईमान नम आंखों से हंसी थी। देखो, वादा करके भूल न जाना, एक चुनरिया ओढ़ के दिल में आना। हुमायूं उसे आते जाते छेड़ रही थी। सलमा बेगम ने हास हास लोगों को बुलाया था और उनके अपार्टमेंट में जैसे रौनक लग गई थी। उसके निकाह का जोड़ा आ चुका था। बेज कलर का ये ड्रेस इतना खूबसूरत था कि उससे देखी गई। वो भारी भरकम लहंगा नहीं पहन सकती थी, इसलिए हानम ने उसके लिए ड्रेस पसंद किया था। साथ सुर्ख रंग की बड़ी सी शॉल थी। ड्रेस की शर्ट खुली और लंबी थी। नीचे प्लाजो था जो काफ़ी खुला था और उसके साथ हल्की ज्वेलरी थी। शायद दोनों की पसंद एक ही थी, तभी वो उसे पसंद आया था। आज ईमान का दिन पहले अस्पताल में गुजरा था। उसका प्लस्तर उधर गया था और उसकी दोनों हड्डियां ठीक से जुड़ गई थीं। अलबत्ता अभी वो मुकम्मल तौर से ठीक नहीं हुई थी। अभी शायद उसे महीनों लग जाते दोबारा दोनों पाँव पर चलने में। आपी, अब्दुल आएगा? हुमायूं ने पूछा था। मैं नहीं जानती। वो बस इतना ही कह पाई थी। काश कि वो आ जाता। उसकी जिंदगी का सबसे हासिन था, पर वो नहीं था। आपी, आपको मेहंदी लगा दूं? नहीं, मैं थकी हुई हूँ, मुझे सोना है। और वो काफ़ी दिनों बाद इतने सुकून की नींद सोई थी। वो दुल्हन बनकर इतनी प्यारी लगी कि उसे खुद यकीन ना आया। वो सच धज की आदि नहीं थी और ना उसे पसंद था, पर इस वक्त माथे पर लगी बिंदी उसे चांद बना रही थी। कलाइयों में पहने हुए कंगन और उनकी छन छन। वो अपने ही जज्बात नहीं समझ पा रही थी। सलमा बेगम, जिन्हें वो ड्रेस उसके रंग की वजह से खास पसंद नहीं आया, अब वो भी हैरान थी। उन्होंने ईमान की ढेरों बलाएं ली डाली थी। जबील खानदान से सिर्फ गिनती के लोग थे, सिर्फ घर के लोग। वो बार बार पानी पी रही थी।
जाने क्यों बार बार गला खुश्क हो रहा था। आप भी रिलैक्स रहे, हुमायसा ने बिलाखिर बोल ही दिया था। टाइम हो गया था और वो लोग अभी तक नहीं आए थे। निकाह असर के बाद था और असर का वक्त होने वाला था। वो लोग अभी भी नहीं आए थे। आज तो मौसम भी खराब है। ईमान ने ग्लास विंडो पर बहती बारिश की हल्की हल्की बूंदों को देखा। कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। उसका दिल घबराने लगा। फिर आखिर उसे धड़कते दिल के साथ हाथ को मैसेज किया और मैसेज में उसे सिर्फ सवाल या निशान भेजा था और कुछ देर बाद ही रिप्लाई आया था आ रहा हूँ, डोंट वरी। और इससे फ़ौरन फ़ोन रख दिया और फिर वो लोग आ गए थे। मीना और दाइमा दोनों मौजूद थी। मीना और ईमान एक दूसरे को देखकर हैरान हुई थी। मैं अब समझी कि हाथ भैया शादी के लिए कैसे मान गए। वो बहुत खुश थी और ईमान को देखकर और खुश हो गई थी। ईमान सफ़र नहीं कर सकता और इसीलिए पूरे जबील खानदान को हाथ ने इस्लामाबाद बुला लिया था। भाई नमाज पढ़ने गए हैं, आते ही निकाह होगा। वो चेक कर बता रही थी लेकिन उसकी आंखें उदासियों का शिकार थी। ऐसी ही हालत दाइमा की भी थी और खानम ईमान उसे देखकर हैरान रह गई। वो सर से पांव तक सफ़ेद साड़ी में थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। ईमान समेत सलमा बेगम और हुमायसा भी उसे देख रही थी। यकीनन हाथ जबील की माँ ऐसी ही हो सकती है। वो ईमान के पास ही बैठ गई। अरमान ऑनलाइन था और ईमान की तरफ से वही उसका वली था। अपार्टमेंट का लॉन्च खुला और बड़ा था। सब वहीं बैठे थे। उसका निकाह पहले भी हुआ था और जो एहसासात आज थे वो पहले नहीं थे। सुन्नत के मुताबिक जो निकाह किया जाता है उसकी तासीर ही अलग होती है। दरमियान में सफ़ेद पर्दा था। आज सईद जबील साहब का बाजू थाम कर उन्हें अंदर लाया था। बरहुदार, मैंने कभी किसी चीज़ के लिए इतनी तैयारी नहीं की। वो उसे कंधों से पकड़कर बोले थे। जानता हूँ, इसीलिए सोचा आपको काम पर लगा दूँ। वो मुस्कुराया और फिर खामोशी छा गई। सईद जबील दूसरी जाने बैठे ईमान से उसकी रजामंदी पूछ रहे थे। वो उसका निकाह सईद अब्दुल हाद जबील बिन रूहान हैदर जबील से पढ़ाना चाहते थे और जानना चाहते थे कि उसे कोई एतराज़ तो नहीं। ईमान ने अपने दिल की धड़कन को कानों में साफ सुना। उसके हाथों में कपकपाहट थी। वो इजाज़त दे रही थी। उसे हाथ जबील के निकाह में दिया जा रहा था और वो हर बार कबूल कर रही थी। उसे सब धुंधला नजर आ रहा था। आंखों में आंसू भर आए थे। वो अपने एहसासात कभी बयान ना कर पाती। सईद जबील साहब अब हाथ की जाने मुतवज्जा थे। वो उसे तमाम तर दिल और रूह की गहराइयों से कबूल कर रहा था। दोनों ने साइन किए थे। एक काजी साथ था लेकिन हाथ की ख्वाहिश पर निकाह फिर भी सईद जबील ने पढ़ाया था। अब सबके हाथ दुआ के लिए उठे थे और ईमान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया था और हाथ उसकी दुआ तो सबसे लंबी छोड़ी हो गई थी। वो जाने क्या क्या मांगता रहा था। बस करो यार, अब तो निकाह हो गया है। हनीफा भाई ने उससे कंधे पर हाथ रखा तो उसे जल्दी से मुस्कुराते हुए आंखों में आई नमी को छुपाया। वो अब पर्दे की उस पार देखने की कोशिश कर रहा था जहाँ ईमान बैठी रो रही थी और आनम उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। यू आर द कामनेस ऑफ माई सोल, ईमाने। वो उसे देखते होले से बड़बड़ाया था। साथ उन सबको लेकर एक बहुत बड़े और अच्छे रेस्टोरेंट आया था। आद और ईमान दूल्हा दुल्हन के रूप में वहाँ नहीं आ सकते थे। आद फिलहाल ईमान को सबकी नजरों में नहीं लाना चाहता था। वो शेरवानी गाड़ी में रखकर उनके पास आया था। उसने ईमान का हमरंग ड्रेस पहना था और ईमान ने पहली बार उसे शलवार कमीज में देखा था। उसकी नजरें उठने से इनकारी थीं। यहाँ से आप सब लोग होटल जाएंगे। सबके रूम्स बुकड हैं और सुबह अपने अपने घरों को। वलीमा अभी नहीं था। तुम हमारे साथ नहीं जाओगे? हमदान साहब ने पूछा। नहीं, मैं ईमाने को अपनी दुनिया में लेकर जा रहा हूँ। यानी हमारी ज़रूरत है तुम। सईद जबील ने तन से कहा तो मुस्कुरा दिया। देखो भाई, निकाह हो गया, खाना आप लोग खा चुके हैं, तो बस इतना ही होता है। बाबा जान, इसके भी पढ़ निकल आए हैं। हुनैफा भाई ने सईद सयाह जबील को मुखातिब किया। ये पढ़ पहले से ही हैं, मोहतरम ने हमें अब दिखाए हैं। वो सब उसे आड़े हाथों ले रहे थे। सलमा बेगम और हुमायसा उन सब से मिलकर बहुत खुश हुए थे। बाहर अब अंधेरा था और हल्की बारिश हुई। आनम गाड़ी में थी और उसकी गाड़ी बिल्कुल सादा थी। मिनहा उसके पास से उसे साथ को सब हिदायत की। आनम ने उसकी पेशानी को चूमा और वो उन सबको खुदा हाफिज करते बाहर निकल आया। थैंक यू मिन्हा, अब तुम जा सकती हो। उसे झुकते हुए मिनहा से कहा। खाली हाथ नहीं जाऊंगी, पहले पैसे। उससे हाथ बढ़ाया तो हाथ ने अपने वॉलेट से एटीएम निकालकर उसे दे दिया और वो खुश होते ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर की जाने भागी। वो उसके साथ वाली सीट पर बैठ चुका था। कप फूल थे और फिर उससे गाड़ी स्टार्ट की। एक बार पहले भी ईमान ने उसे गाड़ी ड्राइव करते देखा था।
उसका स्टीयरिंग घुमाना ऐसा था कि वो सालों देख सकती थी। उसे एक सफ़ेद शख्स की ख्वाहिश थी और आज अल्लाह ने उसे सफ़ेद मुहाफ़िज़ से नवाज़ दिया था। ये सफ़र उसकी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन सफ़र था। खामोशी से विंडो स्क्रीन पर बहती बारिश की बूंदों को देख रही थी। आर यू ओके? उसे खामोश बैठे देखकर वो खुद ही बोला, हाँ, हाँ मैं ठीक हूँ। उससे गोद से हाथ उठाए और कंगनों के टकराने का शोर गाड़ी में गूंज उठा। वो होली से मुस्कुराया। भूख लगी है? साथ ने पूछा। वो कोई ईमानी से पूछता कि जब अल्लाह ऐसे शख्स से नवाजे तो कम वक्त भूख का ख्याल किसको आता है। सारे वक्त तो वो दिल ही दिल में शुक्र अदा करती रही थी। नहीं, वो बस इतना ही कह पाई। 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद वो लोग अकेडमी के सामने थे। गार्ड से गेट खोला और वो गाड़ी अंदर ले गया। गेट दोबारा बंद हो गया। आदमी ईमान की तरफ देखा तो सीट से पुश टिकाए आंखें बंद किए लेटी थी, या शायद सो गई थी। वो नहीं जानता था। उसकी दवा भी ऐसी थी जिसे लेने के बाद गुनून की तारी हो जाती थी। उससे पीछे से अपनी शेरवानी उठाई और फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। बंद करने पर ईमान की आंख खुल गई और सामने का मंजर देखकर वह हैरान रह गई। गाड़ी की हेडलाइट्स में सामने पथरीली रोश फूलों से सजी थी और दोनों जानिब लगे पौधों पर बरकी कुमकुमें जगमग कर रहे थे। उसके इस्तकबाल के लिए वहाँ सिर्फ वही था और वही काफ़ी था।